नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। डीएस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम अध्ययन करने वाले हैं डेनियल सेल, गैल्वानिक सेल भी जिसे कहते हैं और विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। तो ये हमारे बोर्ड में आपको ये एक चित्र बना दिख रहा है। तो ये चित्र बेटा किसका है? डेनियल सेल का है। किसका है? डेनियल सेल का, जिसका नाम है गैल्वानिक सेल भी और विद्युत रासायनिक सेल भी। अब देखिए कि इस सेल में काम क्या हुआ है। इस सेल की ये जो संरचना बनी है, इसका वर्णन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें एक जिंक धातु की क्या है, ये बेटा क्षण है। ये जिंक धातु की क्या है? क्षण है, जो किसमें डूबी हुई है? जिंक सल्फेट के विलयन में। जिंक सल्फेट का ये विलयन है, इसमें डूबी हुई है। इधर देखें राइट हैंड साइड, तो कॉपर धातु की क्षण है। ये किसमें डूबी हुई है? कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। और दोनों बीकर में रखे विलयन को उल्टा यू आकार की नली द्वारा जोड़ा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लवण सेतु कहते हैं। लवण सेतु में क्या भरा होता है? पोटेशियम क्लोराइड भरा होता है। फिर दोनों धातु की क्षण को एक धातु के तार की सहायता से वोल्ट मीटर में से होकर जोड़ दिया जाता है। ये क्या है बेटा? वोल्ट मीटर, विभव मापी। ठीक। अब क्या करते हैं, जैसे ही इस तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है, तो इस सेल में जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये धातु की क्षण जो है जिंक कॉपर, इन दोनों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन, ये जो ई लिखा है इसका अर्थ क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो डेनियल सेल में जिंक धातु से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ की ओर होने लगता है? कॉपर की ओर होने लगता है। तो जिंक से कॉपर की ओर जब इलेक्ट्रॉन जाता है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। और इस सेल में क्या होता है? विद्युत धारा, विद्युत धारा कॉपर से देखिए कहाँ की ओर आती है? जिंक की ओर आती है। कॉपर से कहाँ की ओर आती है? जिंक की ओर आती है। तो अपने को यह भी ध्यान रखना है कि जो डेनियल सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की ओर होता है, तो आपको बताना है जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है। और विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ से होता है? कॉपर से जिंक की ओर होता है। फिर देखिए, अब जिंक ने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रॉन त्यागा। तो हम कह सकते हैं कि जिंक पर कौन सी अब क्रिया होती है बेटा? ऑक्सीकरण। जो एनोड है, इस पे कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण। और जो कॉपर है कैथोड, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? अपचयन की क्रिया होगी। ठीक। लवण सेतु जो है, लवण सेतु का कार्य क्या होता है बेटा? ये लवण सेतु ये आंतरिक परिपथ है। इसका कार्य ये है कि ये दोनों विलयनों को आपस में तो मिला, ये दोनों विलयनों के मध्य संपर्क स्थापित करता है, लेकिन आपस में मिलने से रोकता है। कैसे? जैसे KCl है, जब KCl बेटा अपघटित होता है तो K पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनता है। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम आयन इधर गति करता है, तो पोटेशियम यहाँ पे पहरा देता है कि इसके जो विलयन है इधर ना आ पाए, और क्लोरीन आयन इधर पहरा देता है कि इधर ये जो जिंक सल्फेट का विलयन है ये इधर ना आ पाए। दोनों के मध्य संपर्क तो स्थापित करेगा, लेकिन दोनों विलयन को आपस में मिलने से क्या करता है? रोकता है। तो इसको देखिए पुनः सीखते हैं, इस संरचना का वर्णन कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे कि इस सेल में जिंक धातु की क्षण जिंक सल्फेट के विलयन में, और कॉपर धातु की क्षण कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होती है? अलग अलग पात्र में डूबी रहती है। ठीक। फिर इसके बाद बताएंगे ये जो दोनों धातु की क्षण है, इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इन इलेक्ट्रोडों को एक धातु के तार की सहायता से जो विभव मापी से होकर गुजरता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। और दोनों बीकर में रखे विलयन को KCl विलयन से भरी उल्टे यू आकार की नली द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसको लवण सेतु कहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण सेल बन जाता है। अब इस सेल में देखिए क्रियाविद क्या काम होगा, एनोड पर क्या काम होगा और
कैथोड पर क्या काम होता है। जब दोनों धातु की छड़ को तार से जोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कहां की ओर, कॉपर की ओर होने लगता है, जिस कारण जिंक इलेक्ट्रोड पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण, और कॉपर इलेक्ट्रोड पर कौन सी क्रिया होती है, अपचयन। तो इन क्रियाओं को हम समीकरण के माध्यम से समझते हैं। तो समीकरण के माध्यम से समझेंगे तो देखिए यहाँ पे एनोड पर क्या काम हुआ है, एनोड पर, एनोड है किसका बेटा, जिंक का है। तो जो जिंक है ये किस अवस्था में होता है, सॉलिड, धातु की छड़ है, तो S बनाए तो इसका अर्थ क्या है, ये सॉलिड है। जिंक क्या करता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो जिंक में क्या होता है, 2 बार धन आयन आ जाते हैं और ये किस अवस्था में रहेगा, एक्वस यानी कि जलीय। फिर कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, कैथोड पर, तो कैथोड क्या करता है बेटा, जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है 2 इलेक्ट्रॉन, इसको कैथोड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब कैथोड में देखिए क्या भरा है, CuSO4। अब जब ये कॉपर सल्फेट अपघटित होता है तो Cu2 पॉजिटिव हो जाता है और सल्फेट आयन 2 बार निगेटिव रहता है। तो इस कॉपर सल्फेट का जो ये Cu2 पॉजिटिव आयन है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 2 बार धन कॉपर से निकल गया, तो इधर जाके क्या बचेगा बेटा, केवल कॉपर सॉलिड अवस्था में। तो यहाँ पे ये एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, ये कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। एनोड पर कौन सी क्रिया हुई है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया हुई है, अपचयन अभिक्रिया हुई है। तो ये दोनों बेटा अर्धसेल अभिक्रिया कहलाएगी। अभी एनोड पर होने वाली अभिक्रिया ये भी अर्धसेल है, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया ये भी क्या है, अर्धसेल है। अब इनको अगर हम जोड़ दें आपस में, इनको आपस में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण सेल अभिक्रिया कहलाएगी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। जब जोड़ा जाता है बेटा तो ये ध्यान दिया जाता है कि इनमें देखेंगे कि जो माध्यमिक उत्पाद है, प्रारंभिक और अंतिम को छोड़ के जो माध्यमिक उत्पाद है जो दोनों साइड होता है वो आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो अब बायां पक्ष से जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष से जुड़ता है, तो बाएं पक्ष में इधर देखिए क्या बचा है, जिंक जो कि सॉलिड है, और क्या बचा है, कॉपर Cu2 पॉजिटिव जो कि एक्वस है। आगे आए इधर, तो इधर क्या बचा है, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये क्या हुई बेटा, डेनियल सेल में होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया हुई। फिर इसके आगे इसमें जाएं तो ये भी ध्यान देंगे कि जो सेल को प्रदर्शित जब हमें करना है तो पूरे एनोड को बाईं ओर लिखते हैं और कैथोड को कहां लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। तो एनोड बेटा बाईं ओर लिखेंगे तो एनोड देखिए, एनोड पे कौन सा आवेश है, ऋणावेश, क्योंकि जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो उस समय पे ये जिंक की छड़ जो है वो क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। तो इसलिए एनोड पर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। एनोड पर ये एनोड बना किसका होता है, जिंक का, जो कि किस में डूबा रहता है, जिंक सल्फेट के विलयन में। जिंक सल्फेट का विलयन जो है वो कितना होता है, 1 मोल रहता है समानांतर। दाईं ओर हम क्या लिखेंगे, कैथोड, कैथोड पे कौन सा आवेश बताएंगे, धनावेश। अब कैथोड किसका बना होता है, कॉपर का, ये किस में डूबा होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये भी कितना रहता है, 1 मोल। तो सेल को प्रदर्शित करने के लिए फिर हम इस समीकरण का भी उपयोग करते हैं। जब ये डेनियल सेल बन जाता है तो इस प्रकार बना डेनियल सेल कितने वोल्टेज की विद्युत धारा या विभव उत्पन्न कर सकता है, तो आप ये भी बताएंगे किस प्रकार बना डेनियल सेल, 1.1, इस प्रकार बना डेनियल सेल 1.1 वोल्ट की विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकता है, अर्थात इसका EMF कितना है, 1.1 वोल्ट। तो ये यहां से बेटा डेनियल सेल कंप्लीट हुआ। इसमें एक चीज और है
कि इस प्रकार ये जो डेनियल सेल बना है, इसमें देखिए ये जो लवण सेतु है, लवण सेतु के कभी कभी कार्य भी पूछा जाता है कि लवण सेतु का कार्य क्या है। तो आप बताएंगे कि लवण सेतु के निम्नलिखित कार्य हैं। दो कार्य है। पहला कार्य है दोनों विलयनों के मध्य संपर्क को स्थापित करता है, और दूसरा लवण सेतु का कार्य है दोनों विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। तो इस तरह बेटा ये डेनियल सेल कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और दोस्तों को भी शेयर करें।